बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में हमने दो पहले ही थ्योरी में कर लिए हुए थे, वो आपको साथ बता दूंगा। फिर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं और न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट जो चैप्टर 12 था उसके नहीं किए थे, वो भी हम 13 के साथ ही करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। बुक सामने रखें और क्वेश्चन पढ़ें और साथ समझते जाएं, और इनके आंसर है वो मैं आपको इधर बहुत आसान अल्फाज में समझाता जाऊंगा। आप इसको नोट कर लें पॉइंट्स को, और आंसर आप खुद बनाएंगे, ठीक है। या आपको की बुक पड़ी हुई है, आप उधर से एक दफ़ा पढ़ के अपने वर्ड्स में बना सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं आपको लिखवाता भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप खुद करें, ठीक है। वर्ड सुने और इसको आंसर को बनाएं। बेसिक जो काम होता है ना वो समझना होता है, क्वेश्चन को समझे, समझ आ गई ना तो आंसर आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट आ गया तो फिर आप खुद भी बना सकते हैं। तो चलें आए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं और इसमें कहा गया है कि अगर वायर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि ये लेट कर लें वायर है और इस वायर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, मतलब वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है किसी बैटरी से। यूँ लेट कर लें ये बैटरी के वोल्टेज है, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो किसी वेलोसिटी से स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो हमने स्पीड फाइंड करनी है कितनी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है और इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। या दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, अगर डिक्रीज कर दें लेंथ को और टेम्परेचर को, लेंथ टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करें तो फिर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं इसको आंसर हम देखते हैं। तो ये आंसर में ये फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब देखें ये आपको ना डायरेक्ट याद होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ v, और ये सबस्क्रिप्ट में d लिखा छोटा सा, d फॉर ड्रिफ्ट, तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी या ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाय एन ई ए। आई फॉर करंट है, एन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक पार्टिकल का चार्ज, एक है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। अगर मैं इधर ही करंट का फॉर्मूला पुट कर दूं, करंट का फॉर्मूला होता है V/R। अगर यहाँ पे ये पुट कर दें तो एक और फार्मूला बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब जरा देखें अब क्या बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई की जगह आ जाएगा V/R, तो ये यहाँ पे आ जाएगा V डिवाइडेड बाय NEAR। एक और ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इस फार्मूले में ये जो V है ना ये वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे बाकी R आ रहा है, R रेजिस्टेंस है वायर की। अब जरा देखें, आप इस फार्मूले से देखें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब ये दोनों डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करेंगे या मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इफेक्ट देख लिया पहला। अब दूसरा देखते हैं, अगर लेंथ को डिक्रीज कर दें या टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी हम फॉर्मूले से ही आंसर बताएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये अभी मैंने लिखा, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय NEA, और ये है कैपिटल R। अब जरा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस VD ड्रिफ्ट स्पीड के इनवर्स है, यानी हमने एक और बात पढ़ी हुई है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात रेजिस्टेंस
टेम्परेचर की भी डायरेक्ट होती है। तो हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, लेंथ को भी डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों को जब डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। तो ये आंसर भी हो गया। तो देख लिया, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर हम लेंथ और टेम्परेचर दोनों को कम करें तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि अगर हम वायर को बेंड करें तो क्या रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ये मैंने पॉइंट बना के लिखा हुआ है, इज देयर एनी चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखें, अगर वायर में लेट कर लूँ, कोई भी वायर हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें मैं यूँ लेट कर लेता हूँ, ये वायर है, ठीक है, और इसका ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इधर दूसरी तरफ भी ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसको बेंड कर दें, मैं इसको बेंड कर देता हूँ तो ये यूँ हो जाएगी बेंड करके, ठीक है, और ये दूसरी तरफ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बेंड कर दिया। अब देखें, जैसे हमने बेंड किया तो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ पे और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है, ये जिसको मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये तो सेम रह रहा है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। तो देखें, जब हमने वायर को बेंड किया तो वायर को बेंड करने से वायर की टोटल लेंथ भी उतनी है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना है, चेंज नहीं हुआ। जब और रेजिस्टिविटी पहले ही कांस्टेंट होती है, एल ए और ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ, हम कहेंगे अगर वायर को बेंड करने से लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वायर के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब जरा देखें एक और बात आपकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि ऐसा होता है, अगर वायर को पकड़ें, ये मोबाइल का जैसे चार्जर है, उसकी वायर को पकड़ के आप बेंड कर दें, मार्कर के राउंड बेंड कर दें। अब इसकी रेजिस्टेंस और जब इसको आपने स्ट्रेट किया हुआ था वायर, इसकी रेजिस्टेंस दोनों की डिफरेंट होती है। तो वायर को जब बेंड करते हैं ना तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे एक वायर को पकड़ें, उसको डंड डाल दें, उसको बेंड कर दें अच्छी तरह से, तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी और उसकी लेंथ पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं तो फर्क पड़ेगा। जैसे उसको हैमरिंग करें, उसको मारें किसी चीज़ से, तो फिर फर्क पड़ता है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल दी, वायर को बेंड कर दें मार्कर के क्रॉस, तो इसकी वायर और जब ये स्ट्रेट थी इसकी रेजिस्टेंस की वायर दोनों डिफरेंट होती हैं। लेकिन इधर आंसर जब आप बताएंगे तो की बुक में ज़्यादातर यही आंसर लिखा हुआ है और मैंने दोनों आंसर बता दिए। आपने जब आंसर देना तो फिर ये वाला आंसर बताएंगे। इफ़ का मेंशन करें वर्ड, इफ़ का मतलब है इफ़ देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर देन रेजिस्टेंस रिमेन सेम। अगर रेजिस्टेंस अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना हो बेंड करने से तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। साथ आपने मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको कार्बन कलर को रजिस्टर का टॉपिक करवाया था, वहीं पे एक एग्जांपल करवाई थी और वो बेसिकली एक्सरसाइज की थी और दूसरी भी आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल सी है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कहते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आपके पास इस वक्त बुक ओपन हो, ठीक है, वो आप क्वेश्चन देख रहे हो, रीड कर रहे हो। इधर मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ये पॉइंट्स में बना के इधर मैंने लिखे हुए हैं और उनको आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस राइज विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, वाई? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, तो देखें फिजिक्स एक्चुअली वाई को डील करती है, क्यों ऐसा होता है, हाउ इट हैपन, ठीक है। तो इधर भी हम रीज़न देखने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी। ये भी आपको टॉपिक पढ़ाते हुए बड़ी अच्छी तरह से समझाई थी, अभी आपको बातें याद आ जाएंगी। लेट करेंगे ये वायर है, ठीक है, और इस वायर को हमने इधर देखा वोल्टेज कनेक्ट, ये लेट कर लें कि इसके इनसाइड ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये एटम्स हैं और हम जानते हैं इसमें एक एटम तो होता नहीं है, इसमें तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। हम इनको काउंट भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें मैंने एटम्स ड्रा कर दिए। अब देखें करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स में ये यूं लेट कर लेता हूँ,
कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, और नंबर ऑफ कुलियन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरे एंड पे कुलियन करता हुआ दूसरे एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखें जो ही हम इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होना ये है कि एटम्स को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। लेट करें कि ये जो एटम है, ठीक है, ये वाला एटम ये वाइब्रेट करता है। मैं इधर बाहर इसकी डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। लेट कर लो ये वाला एटम है ना, ये ब्लू कलर वाला एटम मैंने इधर ड्रा कर दिया, और जब टेम्परेचर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कौन सी? वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। ये एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। लेट ये वाइब्रेट कर रहा है, अब थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रहा हूँ, बहुत कम वाइब्रेशन होती है एटॉमिक लेवल पे। अब देखें ये वाइब्रेट कर रहा है, अब इधर से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। लेट करें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखें ज़रा, जब वाइब्रेट नहीं कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एटम से कोलाइड कर सकता था जहाँ पे वो रेस्ट में था, लेकिन जो ही ये वाइब्रेट कर रहा है एटम अब यहाँ पे भी हो सकता है, सेंटर पे भी और बिलो सेंटर भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ये ऊपर से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं, अब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है एटम इधर हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर दे, इधर हो इलेक्ट्रॉन तो ये वाला एटम, जब एटम इधर हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर दे। तो अब कोलिजन के चांसेस बढ़ गए हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ा वाइब्रेशन का, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया टेम्परेचर से, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा हुई तो कोलिजन बढ़ जाएगी, और जब कोलिजन बढ़ गई ऑपोजिशन मिली इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी ऑपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये फिर हमने रिजल्ट निकाल लिया। क्या हमने कहा इसमें आंसर में क्या कहेंगे? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगी एटम्स की, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करें तो क्या होता है? हाँ, ऑफ कोर्स जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपको बताया क्या होगा? कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। जब कोलिजन इंक्रीज होगी तो कोलिजन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स में भी इसको मेंशन कर दिया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये जो 5th क्वेश्चन है ये मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था ओम्स लॉ, उसमें ओहमिक और नॉन ओहमिक आया था। नॉन ओहमिक का ये जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन ये वाला है। मैं जब पढ़ाऊँगा तो उधर कहूँगा ये हमने पढ़ लिया हुआ है, आप वहाँ से रिवाइज करें, या अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर देख सकते हैं। और लेक्चर देखने की मुश्किल नहीं है, लिंक ना कहा गया कि लिंक होगा ही तो यूट्यूब पे ओपन होगा। आप मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें फिजिक्स बाय प्रोफेसर मतीन, ठीक है, PROF प्रोफेसर, चाहे पूरे स्पेलिंग ना लिखें, फिजिक्स बाय प्रोफेसर मीन एंटर करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। अब उधर प्ले लिस्ट में जाएँ, ऊपर जब देखेंगे ना प्ले लिस्ट की एक हाइडिंग आइकन बना होगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर उसमें फोल्डर ओपन हो जाएंगे। अब उसमें फोल्डर में जाना है आपने 13 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी 13 चैप्टर का नाम है, वो आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर 13 के सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। वो जो वीडियोस है उसमें आपने टॉपिक सर्च कर लेना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में 2 पोर्शन रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें देख लें किस पोर्शन में वीडियो ये पड़ी हुई है, उसमें ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर बताना है कि एक बल्ब है जिसकी वोल्टेज और पावर ये है, दूसरा बल्ब है जिसकी वोल्टेज पावर ये दी हुई है, यानी वोल्टेज सेम है, पावर डिफरेंट है। एक बल्ब की पावर 500 वाट ग्रेटर है और दूसरे की 100 वाट लेस है। बताना ये है कि इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस हायर होगी या लोअर होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो पावर है ना, इस पावर को हम रेटेड, पावर रेटेड का नाम देंगे। तो ज़रा देखें ये आंसर इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर में ये हमने पॉइंट लिख दिए। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला हम होता है P = V²/R, और ये पावर रेटेड का फार्मूला होता है। वैसे 3 फार्मूला ही हमने पढ़े हुए हैं रेजिस्टेंस के, तो कौन से लगाएंगे? पावर रेटेड का। ये पावर रेटेड का फार्मूला है। पावर रेटेड का मतलब ये होता है कि ये वो पावर है जो पावर ये बल्ब कंज्यूम करेगा। जैसे आप बल्ब देखें उसके ऊपर 100 वाट लिखा होता है, तो वो इसका मतलब है वो बल्ब क्या करेगा? 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, जो जितनी डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करती है उसकी पावर को
रेटेड पावर कहते हैं। जैसे इस्त्री कितनी की होती है, ये 1000 वाट की होती है। ये जो हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर सर्दियों में चलाते हैं, ये 2000 वाट का होता है। मतलब ये 1 सेकंड में 2000 एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये बता रही होती है रेटेड पावर। अच्छा अब देखें, हम यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो यार देखिएगा ज़रा, अगर मैं इधर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, R इज इक्वल टू P डिवाइडेड V डिवाइडेड बाई V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P आ जाएगा। जस्ट क्या किया, R को और पावर P को रिप्लेस किया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें आप, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू, V की वैल्यू दी हुई है 220 और इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर हमें मेंशन सॉरी इधर पावर है, पावर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100। इसको सोल्व कर लें और देखें आंसर क्या आएगा, ठीक है। और अब इसको भी सोल्व करते हैं। इधर आप V की वैल्यू लगाएं, V की वैल्यू वही है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएं। रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर चेंज है, सॉरी इधर पावर का फॉर्मूला बनाना है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, तो इधर डिनोमिनेटर में पावर आएगी, तो पावर इधर पुट करें। इधर डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला है ना V ओवर P, तो V ये लगा दिया 220 और पावर इधर कितनी है 500। इसको भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है, इधर भी आंसर आ जाएगा। इसको मैं ना लिख लेता हूँ, R के सबस्क्रिप्ट में 500 लिख लिया ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इधर R के सबस्क्रिप्ट में मैंने 100 लिख दिया। अब दोनों आंसर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आंसर उसका ज़्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हायर होगी, उसकी पावर क्या होगी, लेस होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन इसको रिवर्स कर दें, ठीक है। तो अब देखें किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है। इधर देख लें, इधर हम यूँ कर लेते हैं, इसको अगर मैं देखूँ तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं पावर ग्रेटर होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉलर होगी। अब देखें, अगर देखें किसकी पावर ज़्यादा है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, इस बल्ब की पावर ज़्यादा है जिसकी 500 है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है ये वाली 500 वाली रेजिस्टेंस क्या आएगी, लेस आएगी, और ये 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। इधर क्यों ज़्यादा आएगी, सॉरी इधर क्यों कम आएगी, क्योंकि इधर हम क्या करते हैं, पावर ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगी, और 100 वाट में क्या होगा, पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, दोनों इन्वर्स हैं। अब आपने ये सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वो कौन सा सर्किट है जो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिससे कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल मिलता है, डिफरेंट पोटेंशियल मिलता रहता है कंटिन्यूसली। तो उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर या दूसरा है रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, दोनों ही हैं। तो इधर एक्सप्लेन कर देते हैं पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर का नाम लेंगे, पोटेंशियोमीटर इज द इलेक्ट्रिक सर्किट विच गिव्स कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। अब इसमें और क्या लिखना है, और इसमें ये लिखना है आपने, एक तो आपने डायग्राम ड्रा कर लेनी है। डायग्राम में क्या है, इधर रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, ठीक है, और इधर टर्मिनल ए शो की करेंगे, ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ टर्मिनल बी, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, तो लेट ये इसके साथ बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे टर्मिनल सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था, और यहाँ पे ठीक है, ये इनके दरमियान हम लगा लेते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमें बता देगा कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R कर लेते हैं, बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कंटिन्यूस सर्किट है जिसका नाम पोटेंशियोमीटर है। अब देखिए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, करंट का फॉर्मूला होता है V/R, और इधर B और C के दरमियान पोटेंशियल आ रहा है जिसका हम नाम क्या रख देंगे, VBC, पोटेंशियल बिटवीन B एंड C, और V इज इक्वल टू IR होता है। I करंट ये वाला दिया हुआ है, क्या है करंट, I की जगह क्या आ जाएगा, I की जगह V/R, और रेजिस्टेंस कौन सी है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको स्मॉल r से लिखेंगे। ये हमने की हुई है कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ी सी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें तो VBC डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा स्मॉल r के, क्योंकि ये वोल्टेज और टोटल ये तो कांस्टेंट होगी,
तो फिर पोटेंशियल स्मॉल आर के डायरेक्ट आ जाएगा। अब सी को क्या करें, अपवर्ड मूव करें ए की तरफ, तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको टूवर्ड्स बी लेकर आए, टूवर्ड्स बी लेकर आएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, तो पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल मिलेगा। जैसे जैसे सी को मूव करते जाएंगे हमें कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल मिलता रहेगा। तो ये भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इंक्रीज। अगर सेल से करंट ज्यादा फ्लो करे, ज्यादा करंट ड्रा करे, ठीक है, तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी रीजन क्या है? इसके लिए स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, और ये इक्वेशन देखें, इक्वेशन हमने पढ़ी थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई स्मॉल आर। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। अगर इसमें देखें, हम कहते हैं करंट इंक्रीज है, लार्ज फ्लो कर रहा है करंट। जब करंट लार्ज होगा तो ये कंप्लीट फैक्टर लार्ज आ जाएगा, जो कि माइनस होगा ईएमएफ में। अगर माइनस होगा ईएमएफ में तो फिर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस हो जाएंगे। यानी आप यूं कह सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट के इनवर्स हो जाएगा। जब आप करंट बढ़ाएंगे तो ये कंप्लीट फैक्टर आई आर कम होगा, आई आर कम, आई बढ़ाया तो ये आई आर फैक्टर मल्टीप्लाई होकर ज्यादा होगा, और ज्यादा माइनस हो गया में तो आंसर कम आएगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको शॉर्टकट कहूँ तो क्या कहेंगे, करंट जब ज्यादा ड्रा करेगा तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाते हैं। रीजन में क्या बताया कि ये आई आर फैक्टर लॉस हो जाता है, और ये आई आर फैक्टर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है या एनर्जी ड्रॉप है। किसमें ड्रॉप है, ये सेल के अंदर ड्रॉप होती है। जब भी हम देखते हैं करंट से ज्यादा, बैटरी से या सेल से ज्यादा करंट आता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही होती है सेल के अंदर, तो टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाता है। आप जैसे देखें मोबाइल की बैटरी हीटअप हो जाती है। मोबाइल की बैटरी हीटअप क्यों होती है? क्योंकि मोबाइल की बैटरी में एनर्जी लॉस हो रही होती है। वो जो एनर्जी लॉस हो रही होती है वो क्या बता रही है कि बाहर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जरूर लिखनी है आपने आंसर में, और साथ कहना है व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इंक्रीज द आईआर फैक्टर बिकम्स लार्ज व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईएमएफ व्हिच डिक्रीज द ईएमएफ। ये फॉर्मूला लिखा और ये इसमें रीजन बता दी, और साथ थ्योरेटिकल फिजिकल बताएंगे तो हम कहेंगे द एनर्जी लॉस इन द सेल इंक्रीजेस व्हिच डिक्रीज द पोटेंशियल व्हिच डिक्रीज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये लास्ट 8 क्वेश्चन हो गए। लास्ट 9 क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड करता है, और कहता है कैसे फाइंड करता है। दूसरा पार्ट कैसे फाइंड करता है, आपने कहना है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा तो हम यूज कर सकते हैं R1 over R2 इज इक्वल टू R3 over R4। ये इक्वेशन यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको टॉपिक रिसेंटली भी करवाया, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये भी हो गया, और ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इजाज़त दें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।